हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आंसर राइटिंग की क्लास लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 3 मार्कर में क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, 5 मार्कर में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, 11 मार्कर में हमारी क्या अप्रोच होना चाहिए। तो आज का सेशन बेसिकली उसी के लिए है कि किस प्रकार हम आंसर राइटिंग करें, कौन कौन से पॉइंटों को 3 मार्कर में डालें, कौन कौन से पॉइंट 5 मार्कर में डालें, ठीक है ना। और 11 मार्कर में कहाँ हमको चित्र बनाना है, ठीक है ना, कहाँ पर हमको फ्लो चार्ट बनाना है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बेसिकली हम मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर आंसर राइटिंग को देखेंगे, और मेनली हमको ये देखना है कि कौन से कीवर्ड हैं वो आपके किसी उत्तर में आने चाहिए, तब हमको मजबूती रूप में क्या मिलते हैं उत्तर, मतलब जब हम उन पॉइंटों को डालेंगे तब हमको सही रूप में क्या अंक प्राप्त आपके होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में एमपीजीके से संबंधित है। धीरे धीरे वीडियो की सीरीज ये चलती रहेगी, आगे चलकर हम कुछ मैं इतिहास के भी आपका जो है कुछ लेक्चर बनाऊंगा और उसमें भी आंसर राइटिंग करवाऊंगा। आगे चल के सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट है उसके भी कुछ आपका लेक्चर डालूंगा आप लोगों के लिए। बाकी आप 5 तारीख से ऑनलाइन जो आंसर राइटिंग और ऑफलाइन जो आंसर राइटिंग क्लास हो रही है उसमें भी आकर आप पूरा डिटेल में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए तो आइए हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक 3 मार्कर आता है, ठीक है ना, एक 5 मार्कर आता है और आपका 11 मार्कर आता है। मतलब 3 प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग आते हैं। जो 3 नंबर का प्रश्न है उसमें ये बताया गया है, 3 नंबर का जो प्रश्न है 3 मार्कर जिसको हम बोलते हैं, कि उसमें आपको उत्तर देना है 10 वर्णों में। लेकिन चूंकि हमारा ज्ञान इतना होता है, इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि लगभग हम 10 से 15 तक भी अगर आप लिख लेते हो, 15 से 18 वर्ड तक भी अगर आप अपना उत्तर लिखते हो तो उसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं है ना। इसी प्रकार आप देखते हो कि जो आपका जो 5 मार्कर क्वेश्चन है लगभग आपको 50 वर्ड में कंप्लीट करना है। और आप देखोगे कि जो आपका 11 मार्कर क्वेश्चन है उसको आपको 200 वर्डों में क्या करना है, कंप्लीट करना है। इन्हीं के अनुरूप हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। अब ये 3 मार्कर में दिया हो, पहले हम 3 मार्करों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर के प्रश्नों की पहले हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। अब आपको इसको 3 नंबर में डिफाइन करना है और हमको इस प्रकार डिफाइन करना है कि लगभग हमको 3 नंबर ही क्या हो आपके प्राप्त हो। अगर 1 नंबर मिला या 1.5 नंबर मिला तो हम जो टॉप लिस्ट है उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। 3 मार्कर हम प्रयास ये करना है कि हमको आपका नंबर अधिक से अधिक हमारी क्या हो, मार्किंग हो। तो आप देखोगे पहला है सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। आप देखिए सेंट्रल और प्रोविंस एवं बरार के बारे में हम जानते हैं कि आप देखोगे ये ब्रिटिश प्रांत था। सेंट्रल प्रोविंस जो हमारा मध्य भारत था, मध्य भारत के अंतर्गत ये सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार एक ब्रिटिश प्रांत था। और आप देखोगे कि जब हम आजाद हुए, है ना, आजादी के समय आप देखोगे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को पार्ट ए में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। और आप देखोगे कि इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे, जब हम भारत आजाद हुआ तो पहले इसके मुख्यमंत्री बने कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल बने। और आप देखोगे कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार इसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो है आपका महाकौशल क्षेत्र आता था, बरार आता था, विदर्भ आता था, है ना, दंडकारण्य आता था, नागपुर आता था और छत्तीसगढ़ का भूभाग इसके अंतर्गत आता था। आप देखोगे कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश के गठन में किसमें, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। अब इतनी सारी नॉलेज हम लोगों के पास में, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, 3 लाइनों में या बेसिकली आपका 10 से 15 वर्णों के अंतर्गत वर्णों में इसको क्या करना है, समाहित करना है। तो पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार ये क्या है, ब्रिटिश प्रांत है। मध्य भारत के अंतर्गत, मध्य भारत में एक ब्रिटिश प्रांत, ठीक, ब्रिटिश प्रांत पहला पॉइंट। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जैसे बरार, विदर्भ, ठीक, महाकौशल,
महाकौशल, ठीक, नागपुर आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। क्लियर हुआ? यहां तक आपने बता दिया कि मध्य भारत में एक ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है, और जिसके अंतर्गत बरार, विदर्भ और महाकौशल, नागपुर आदि क्षेत्र आते थे, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद इसे पार्ट ए में रखा गया, ए में समाहित किया गया, ठीक है ना, समाहित किया गया। और आप देखोगे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। क्लियर हुआ? अब आप देखिए इस रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। क्या क्या हमने अब इसमें हम डायमेंशन देखें। सबसे पहले आपने बता दिया कि मध्य भारत के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत था, एक क्या था आपका? ब्रिटिश प्रांत। पहले ये आपका जो है सेंट्रल प्रोविंस था, बाद में आप देखोगे इससे बरार भी जोड़ दिया गया। तो इतनी डिटेल में हमको इसमें नहीं जाना। अगर ये 5 मार्कर में होता तो हम उसको और बड़ा करके लिख सकते थे। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चलना है। तो एक ब्रिटिश, मध्य भारत में एक ब्रिटिश प्रांत है, पहली बात, ठीक है ना। और दूसरा आपने बता दिया कि इसके अंतर्गत बरार, विदर्भ, ठीक है ना, महाकौशल, नागपुर आदि क्षेत्र आते थे, ठीक है ना। दूसरा आपने बता दिया स्वतंत्रता के बाद ये किसमें आया था? आपका पार्ट ए में इसको क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और बाद में मैं आपको बताऊं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का क्या कर दिया गया? आपका विलय कर दिया गया। अब चूंकि इतना टाइम है नहीं, वरना हम और भी लिख सकते थे, इतना समय है नहीं, इतने पे आप क्या कर रहे हैं? आपको अपने उत्तर को रोक दें। यहां तक मुझे लगता है काफी कंटेंट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसको 3 नंबर आपको मिल जाने चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के बारे में आप बता सकती हो। अब चूंकि 5 नंबर का होता तो इसमें हम मैप भी बना देते, ठीक है ना, और भी इसका डिस्क्राइब कर सकते थे, क्या है क्या नहीं, कितनी रियासतें थी कुल मिला के। पर 3 मार्कर में है तो 3 मार्कर में इतने से काम आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है बेतवा नदी। अब एक बात समझ लीजिए कि कभी भी कोई अगर नदी आपके प्रश्न में आती है, ठीक है ना, तो उसके लिए डायमेंशन आप ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो उसका उद्गम क्या बताओगे? आपका उद्गम बताओगे, ठीक है। दूसरा उसका प्रवाह बताओगे, प्रवाह किन राज्य और कौन से जिलों में होता है। फिर आप बताओगे उसके अंतर्गत अगर उसकी कोई मुख्य सहायक नदी हो तो सहायक नदी को बता सकते हो। उसके बाद अगर आपकी कोई रिवर है तो आप देखोगे उस पर अगर कोई परियोजना हो तो परियोजना बता सकते हो। क्लियर है? और उसका अवसान की कहां जाके उसका क्या हो जाता है? अवसान हो जाता है। मिलन बिंदु कौन सा है? कोई भी अगर आपकी नदी आती है, दुनिया की कोई भी नदी, तो ये उसके डायमेंशन रहते हैं उद्गम, प्रवाह, सहायक नदियां। सहायक नदियों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, परियोजना का नाम लिख सकते हैं और अवसान लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 डायमेंशन क्या है आपके पास। इन 5 डायमेंशनों में अपने उत्तर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, लाइनें आपके पास 2 या 3 ही है तो उसमें कोमा लगा के लिख सकते हो आप। जैसे आप देखो यहाँ अगर हम बेतवा नदी को देखें तो डायरेक्ट चलना है आपको। सबसे पहली बात उद्गम बता दीजिए आप, ठीक है ना। तो उद्गम क्या बताओगे कि आपको मालूम है रायसेन के कुमरा गांव, रायसेन के कुमरा गांव। क्लियर है? रायसेन के कुमरा गांव। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकती हो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, क्योंकि विंध्याचल पर्वत से निकलती है। फिर उसके बाद आप कोमा लगा सकते हो, ठीक है ना। कोमा लगाने के बाद आप इसको प्रवाह लिख सकते हो, प्रवाह। तो आपको मालूम है कि ये नदी किसने 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? अब पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, लिखने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल कॉन्क्रीट में चलना है हमको, बिल्कुल सूक्ष्म। वो समझदार है, चेक करने वाला पूरा समझदार है कि आपका शब्द सीमा कम है, तो ऐसे ही इसका उत्तर आपका लिखा जा सकता है। तो प्रवाह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आप देखोगे कि आप सहायक नदी कौन? बीना और धसान। क्लियर है? ये बता दिया आपने।
उसके बाद आप परियोजना बता सकते हो। परियोजना, परियोजना आपको मालूम है केन बेतवा लिंक परियोजना, या बेसिकली ये तो नदी जोड़ो परियोजना का एक भाग है। केन बेतवा लिंक परियोजना भी है, या केवल अगर आपको बेतवा नदी की परियोजना पता नहीं है तो आप राजघाट परियोजना लिख सकते हो। राजघाट, ठीक है, आप पूरा नहीं लिखना है, राजघाट परियोजना, राजघाट, क्लियर हो गया। अब ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो आपने उद्गम बता दिया, प्रवाह बता दिया, सहायक नदियां बता दी, परियोजनाएं बता दी आपका। अब आपको मालूम है कि अवसान, अवसान किसमें, यमुना में, यमुना में, क्लियर है। ये कहां मिल जाती है, यमुना में इसका अवसान हो जाता है। देख लीजिए आप ये एकदम परफेक्ट आपका उत्तर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपको पूरे कोई नंबर भी कटेगा, पूरे 3 में से 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और शब्द सीमा भी कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आपके वर्ड है। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपको जो लाइनें मिली है वो लाइनों को आपको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, है ना। कम नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि आपका 20 से 25 वर्ड हो जाए, आपको 10 से 17-18 की वर्ड में आपको इतनी लिमिटेशन में अपना आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये फॉर्मेट हो सकता है आपका, किसका, नदी का फॉर्मेट हो सकता है। और भी अगर जैसे आपको लंबाई, जैसे लंबाई के बारे में बता सकते हो, उपनाम कोई मिल जाए, जैसे आप देखोगे बेतवा नदी को क्या कहते हैं, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं, है ना। तो उपनाम कोई, जैसे इसको बेत्रवती भी बोलते हैं, तो बेत्रवती कोमा आप देखोगे कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा, है ना। इस प्रकार चाहो तो लिख सकते हो, वरना ये उपनाम वगैरह होते हैं, ये सहायक वर्ड होते हैं। तो सहायक वर्ड को आप समय है तो लिख भी सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्राइमरी वर्ड है वो आपको डालने ही पड़ेंगे। सहायक वर्डों के अतिरिक्त कोई नंबर नहीं होते, है ना। तो जो आपके प्राइमरी वर्ड होते हैं उनके ही आपके नंबर माने जाते हैं। चलिए आगे बात करें, तो ये हो गया कौन सी आपकी, बेतवा। अब दुनिया की कोई भी रिवर आ जाए, आपको यही फॉर्मेट अपनाना है, और इसी फॉर्मेट में क्या करना है, लिख के आना है, क्लियर। मैप की चूंकि जगह वहां होती नहीं है, वरना मैप भी बना सकते थे, है ना। तो मैप की इतनी जगह वहां पर मिलती है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सांची का स्तूप। आप देखिए स्तूप पूछा है, सांची के स्तूप के अलावा और भी कोई स्तूप पूछ सकता है, भरूच का स्तूप पूछ सकता है, या अन्य कितने सारे स्तूप है उनके बारे में भी पूछ सकता है। और आपको मालूम है कि स्तूप बनाने की परंपरा हमारे यहाँ पर अशोक के समय से, अशोक ने पहली बार स्तूपों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप तो आपको मालूम है कि सबसे क्या है, उसके 84,000 स्तूप है, उनमें सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है आपका, सांची का है, और मध्य प्रदेश के रायसेन में, तैयार रखना। अब हमको इसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है कि अशोक ने बनवाया, है ना, रायसेन के सांची में है, ये विश्व धरोहर क्या है आपका स्थल है, यहाँ पर जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है ना। यहाँ पर कुल स्तूप आपके 3 हैं, एक मुख्य है, 2 अन्य छोटे छोटे। इन सभी को एक सीक्वेंस बेस में, क्रमबद्ध रूप में, शॉर्ट आंसर के रूप में हमको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप सबसे पहले आप चाहो तो लिख सकते हो स्थिति, स्थिति। तो स्थिति आपको मालूम है कहां पर है, ये रायसेन, रायसेन के सांची में, सांची में है ये, क्लियर हुआ। उसके बाद कॉमा लगाइए, निर्माण, निर्माण। अब आपको मालूम है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है, तो मौर्य शासक अशोक, मौर्य शासक अशोक ने, अशोक ने करवाया है, क्लियर हुआ। तो पहली लाइन में आपने 2 डायमेंशन बता दिए, एक स्थिति को क्लियर कर दिया और दूसरा आपने निर्माण को बता दिया, है ना। अब आपको 2 डायमेंशन आपने बता दिए, उसके बाद आपकी खोज बता सकते हो। खोज आपको मालूम है, इसको 1818 ईस्वी में जनरल टेलर, टेलर ने इसको क्या किया था, खोजा था, ये बता दिया आपने। उसके बाद आगे बढ़िए, कॉमा, है ना। अब यहां पर स्तूप संख्या, स्तूप संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। स्तूप संख्या कितनी है, 3 है यहां पर, ठीक है ना। और आप देखोगे कि क्या है आपका, बौद्ध धार्मिक स्थल है, विशेष रूप, विशेष में करके या विशेष करके आप लिख सकते हो, बौद्ध धार्मिक स्थल, बौद्ध धार्मिक व विश्व धरोहर,
विश्व धरोहर स्थल। सांची का स्तूप आपको मालूम है 1989 में इसको विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, आप देखिए ये आपका उत्तर हो गया। आप खुद ही आप पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे आप, है ना। इसके बाद 3 मार्कर में गुंजाइश बचती नहीं है, शब्द सीमा भी हमारे पास कम है। अभी अगर मान लीजिए यही 5 नंबर में होता तो हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं, इसकी नक्काशी कैसी है वो बता सकते हैं, जातक कथाओं के बारे में हम बता सकते हैं, है ना, और भी इसके बारे में बता सकते थे। पर चूंकि 3 मार्कर में है इसीलिए इसको हमको अपने उत्तर को यहीं पर क्या करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा कि आपका सांची का स्तूप। क्लियर? देखिए 3 मार्कर लिखने की एक कला है, आप याद नहीं कर सकते हो। 3 मार्कर को आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि कंटेंट हमारा बहुत सारा रहता है, हमको एक जगह पर राइट डायरेक्शन के साथ कैसे लिखना है ये आपकी स्किल होती है, धीरे धीरे आएगी लिखने से, प्रैक्टिस करने से। इसीलिए मैंने बोला था आंसर राइटिंग क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है, छोटी छोटी चीजें करके आप सीखते जाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भावभूति। भावभूति के बारे में एक प्रश्न आया है, कौन सा 3 मार्कर में, भावभूति। देखो भावभूति के बारे में सबसे पहले हमारे पास नॉलेज क्या है कि प्राचीन भारत के आपको मालूम है एक कवि, लेखक ये आपके रहे, साहित्यकार भी रहे, और आप देखोगे कि संस्कृत के आपके ये साहित्यकार रहे हैं प्रसिद्ध। इनको भारत का मिल्टन भी कहा जाता है भावभूति जी को। और आप देखोगे कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन के क्या है, आपके दरबारी कवि रहे हैं। कुछ समय तक ग्वालियर में भी रहे, ग्वालियर से भी इनका संबंध है। और आप देखोगे इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो आपका महावीर चरित है, मालती माधव है ना, उत्तर रामचरित है, ये इनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं। इनके सम्मान में ग्वालियर में प्रतिवर्ष भावभूति समारोह का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब इतनी सारी नॉलेज है, इनको कॉन्क्रीट करके हमको क्या करना है, लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात कि प्राचीन भारत के कवि कौमा साहित्यकार, ठीक है, कौमा लगा सकते हैं आप, ठीक है, दरबारी, ठीक है, कन्नौज शासक यशोवर्मन, कन्नौज शासक यशोवर्मन, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इनकी रचनाएं, तो रचनाओं में क्या लिख सकते हैं, मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई। उपाधि भारत का मिल्टन, ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए। जहां तक मुझे लगता है इतना उत्तर काफी है, लेकिन अगर आपको और बढ़ाना है, ध्यान रखना है, तो आप विशेष करके लिख सकते हैं कि इनके भावभूति समारोह कहां पर होता है, आपका ग्वालियर में, ठीक है ना। भावभूति समारोह कहां होता है, ग्वालियर, ठीक। देखिए ये नेसेसरी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, पर ये इसके प्राइमरी वर्ड है, ये आने ही चाहिए यार, ये सहायक है, चाहो तो लिख सकते हो और नहीं भी। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो इनको लिखिए, 2 लाइनों को लिखिए और क्या करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये क्या है, भावभूति। आप जैसे कोई भी साहित्यकार आता है तो लिखने की एक टेक्निक सीख लो, हर साहित्यकार को ऐसे ही, तो इससे क्या आपको रटने की क्या आवश्यकता कम हो जाएगी और आपके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी। समझ रहे बात को आप? तो ये आपका एक प्रश्न था, कौन सा, आपका भावभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न कौन सा है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में प्रश्न आया है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मृदा को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बेस्ट उत्तर इसका क्या हो सकता है। देखिए
जलोढ़ मृदा, देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में क्या जानते हैं हम कि जलोढ़ मृदा एक अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है और नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं, निक्षेप होते हैं, उनके जमाव से जलोढ़ मृदा का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। भारत में आप देखो जलोढ़ मृदा आपका काफी बृहद क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अब लेकिन यहाँ पर जलोढ़ मृदा क्या है, आपका मध्य प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहली बात तो आप बता सकते हो कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बता सकते हो आप, तो मध्य भारत के पठार में, ठीक है, जिनमें क्या क्या, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, ठीक, शिवपुरी। क्लियर हुआ, ये आपने बता दिया। उसके बाद प्रतिशत, ठीक, कुल मृदा का लगभग, मध्य प्रदेश की कुल मृदा का लगभग 3 से 4%, ठीक है ना। और कॉमा निर्माण कैसे होता है इसका, नदियों के निक्षेप के जमाव से, ठीक है ना। और आप देखोगे फसल, तो फसल क्या है, यहां पर आप देखोगे फसल में गेहूं, सरसों, ज्वार, ठीक, आदि। क्लियर है। अब ये प्रश्न है मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा, क्लियर है, उपजाऊ मृदा भी है ये। तो अब डायमेंशन क्या क्या हुआ, सबसे पहली बात क्षेत्र बता दिया, मध्य भारत का पठार, और मध्य भारत के पठार में भी ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी आदि, है ना। निबंध हम लिख नहीं सकते हैं, कुछ ही जिलों के नाम बता सकते हैं। अब लगभग जलोढ़ मृदा 3 से 4%, मध्य प्रदेश की कुल मृदा का 3 से क्या है, आपका 4% है, ये भी बता दिया हमने। अच्छा, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, नदियों के निक्षेप के जमाव से होता है, ये हमने बता दिया। और क्या है, फसलें, तो आप मध्य भारत के पठार में देखोगे तो गेहूं, सरसों, ज्वार, ये 3 फसलें मुख्य हैं। इसके अलावा अन्य फसलें भी होती हैं, पर आदि करके हमने इसको छोड़ दिया। तो ये इसका एक सफिशिएंट आंसर। अगर वहां पर कहीं आपको जगह मिलती है तो थोड़ा सा मैप बना के भी क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो कि ये वाला जो एरिया है, ये किसका है, आपका जलोढ़ मृदा का है, ये जलोढ़ मृदा का है। क्लियर है, यहां से बात आपकी बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्या है, भोपाल रियासत। अब देखिए 3 नंबर में कोई भी रियासत आ सकती है, ठीक है ना। अगर 3 नंबर में कोई रियासत आती है, 3 नंबर में अगर कोई भी रियासत आती है तो क्या बताना है आपको। सबसे पहली बात तो एक लाइन उसके बारे में कि रियासत कहाँ है, किस क्षेत्र है ना, उसका क्षेत्र, ठीक, संस्थापक बता सकते हो, ठीक, प्रमुख शासक बता सकते हो, प्रमुख शासक, और उसकी कोई उपलब्धि हो तो वो बता सकते हो। इस रूप में आप 3 मार्कर को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। कोई भी रियासत 3 नंबर में आती है तो ये सब 4 पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम भोपाल रियासत की बात करें तो आप देखोगे कि आपका इसको कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके जैसे मान लीजिए संस्थापक, ठीक, किसने, दोस्त मोहम्मद खां, ने। अब देखिए आपको अगर सन याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो इतनी परेशानी लेने की आवश्यकता है नहीं। फिर भी अगर वर्ष याद हो जाता है कि 1723-24 ईस्वी में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई,
तो संस्थापक कौन था इसका? दोस्त मोहम्मद खां। और इसके अंतर्गत क्षेत्र क्या क्या आता था? तो क्षेत्र में जैसे आप देखोगे भोपाल आएगा एक, कौमा सीहोर, कौमा कुछ हिस्सा रायसेन का, रायसेन आदि, ठीक है ना, आदि। अब प्रमुख बेगम, अब चूंकि आपको मालूम है कि भोपाल एक मुस्लिम रियासत है और बेसिकली आपको मालूम है कि यहाँ की जो सुल्ताना रही हैं वो बहुत फेमस रही हैं, तो प्रमुख शासिका लिख सकते हैं, प्रमुख शासिका, ठीक है ना। तो कुदसिया बेगम, कुदसिया बेगम का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। अब पूरा निबंध नहीं लिखना, आदि कर दीजिए, ठीक है। अब इनका कुछ स्मारक है, कोई आपका मतलब कोई भी इनका बनाया गया कोई स्मारक बोल सकते हैं, कुछ है तो वो देख लेते हैं, विशेष है ना, या इनके स्थापत्य। तो जैसे आप देखोगे गौहर महल, ठीक, ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद, ठीक है ना, गौहर महल, ताजुल मस्जिद। अलेक्जेंड्रिया विद्यालय, अलेक्जेंड्रिया विद्यालय, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं। तो 3 मार्कर में परफेक्ट हो गया। संस्थापक हमने बता दिया दोस्त मोहम्मद खां, है ना। और ये आपको मालूम है रानी कमलापति, जो गौड़ वंश की शासिका थी रानी कमलापति, उनसे एक समझौते के तहत ये क्षेत्र उनको प्राप्त हुआ था। बाद में इन्होंने स्वतंत्र उसकी क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी, पर उसको इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता है नहीं। आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। दोस्त मोहम्मद खां एक बात, क्षेत्र बता दिया दूसरी बात, प्रमुख शासिका तीसरी बात, और प्रमुख स्थापत्य बता दिए चौथी बात। क्लियर? क्लियर हुआ? कंटेंट आपका पर्याप्त है और ऐसे करते हुए आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। आप कोई भी रियासत आए इस रूप में आपको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है संग्राम शाह। देखिए कोई व्यक्ति आया है, कोई राजा आया है ना। अब कोई भी राजा 3 नंबर में आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी राजा 3 नंबर में पूछता है, तो सबसे पहली बात उसके बारे में बताना है ना, उसके बारे में बताना है कि कौन है, ठीक है ना। दूसरा आपको बताना उसके राज्य, अगर राज्य के बारे में कहां तक फैला हो या उसकी राजधानी आपको पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं? ये बता सकते हैं कि राजधानी या राज्य कहां कहां तक फैला है ना, उसके बारे में। उसके बारे में उसकी अचीवमेंट यानी कि उसकी उपलब्धियां क्या है, शॉर्ट में उसकी उपलब्धि को बता सकते हैं, ठीक है ना। वर्ष याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जैसे हम बात करें संग्राम शाह के बारे में आ रहा है, अब कोई भी राजा आ जाए इसी फॉर्मेट में लिखना है। देखो संग्राम शाह के बारे में हम क्या जानते हैं, है ना। अगर जैसे किसी की उपाधि पता हो तो आप क्या कर सकते हैं? उपाधि भी लिख सकते हैं। ये संग्राम शाह क्या है? गौड़ वंश के आपको देखो महान एवं प्रतापी शासक हैं। इनको 52 गणाधिपति इनके पास क्या थी? आपकी उपाधि थी। और आप देखोगे कि इन्होंने गौड़वाना वंश को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। आप देखोगे मंडला, बालाघाट, है ना, आप देखोगे शिवनी, इधर आपका सागर, आप जो है नरसिंहपुर, जबलपुर, इस पूरे एरिया में इन्होंने अपना राज्य क्या किया था? आपका स्थापित किए थे। अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध इन्होंने बनाए। और आप देखोगे कि स्वयं एक कला एवं साहित्य के भी विद्वान थे। आप देखोगे इन्होंने रस रत्नावली नामक एक पुस्तक लिखी। आप देखोगे इन्होंने बाजना मठ की क्या करवाई? स्थापना करवाई। इन्होंने संग्राम शाही झील का इन्होंने निर्माण करवाया और गौड़वाना वंश को अपने स्वर्ण काल में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। किसने? संग्राम शाह ने। अब इतनी सारी नॉलेज को हमको कॉन्क्रीट में लाना है। 3 मार्कर में कैसे लाते हैं देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप देखेंगे गौड़वाना वंश के, गौड़वाना वंश के प्रतापी एवं महान शासक, इनकी उपाधि बता दीजिए। उपाधि 52 गणाधिपति, 52 गणाधिपति इनकी उपाधि थी, ठीक है ना। 52 को आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपाधि इनकी 52 गणाधिपति। इनका क्षेत्र, क्षेत्र में बता दीजिए। इनका दमोह, ठीक, उसके बाद सागर,
का कुछ हिस्सा इन्हीं के पास था। इसके अलावा आप देखोगे मंडला, बालाघाट, ज्यादा नहीं लिख सकते, उतना ही आप बता दीजिए, यहां पर इनका एरिया था। और इनकी उपलब्धि देख ले, इनकी पुस्तक है रस रत्नावली या रस रत्नमाला, कौमा। आप बता सकते हैं कि इन्होंने एक स्थापत्य में बाजना मठ, इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया, संग्राम शाही झील। क्लियर है? इतने से आपका काम बन जाएगा। तो ये क्या बता दिया आपने, संग्राम शाह के बारे में बता दिया कि संग्राम शाह। और भी इनके बारे में 5 मार्कर में आ जाए तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियां बता सकते हैं, इनकी धार्मिक उपलब्धियां बता सकते हैं, इनकी आप देखोगे जो है आर्थिक उपलब्धियां भी बता सकते हैं, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बता सकते हैं। अगर यही 5 मार्कर में होता तो इनकी उपलब्धियों को हम बांट देते कि इनकी राजनीतिक उपलब्धि क्या है, इनकी धार्मिक क्या है, ठीक है, इनकी प्रशासनिक क्या है, इनकी सांस्कृतिक क्या है। अगर 5 में होता तो हम ऐसे करके इसको बांट देते, पर चूंकि 3 मार्कर में आपका इतना सफिशिएंट है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है खजुराहो। आपने पढ़ा होगा खजुराहो। अब मान लीजिए कोई भी स्थल आता है धार्मिक या ऐतिहासिक, तो पहले उसको देख लीजिए कि वो स्थल कैसा है। क्या वह स्थल धार्मिक है, क्या वह स्थल ऐतिहासिक है, क्या वह स्थल प्राकृतिक है। जैसा हो वैसा उसके साथ क्या करना है, जोड़ देना। जैसे हम खजुराहो की बात करें तो आपको मालूम है कि खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित एक आपका धार्मिक है ना, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या है, आपकी नगर है या नगरी है। आप देखो चंदेलों की राजधानी भी रही है ये। और यहाँ पर मुख्य रूप में खजुराहो के मंदिर हैं जो आपके नागर शैली में और पंचायतन शैली में क्या है, आपके डेवलप है ना। और ये विश्व धरोहर भी क्या है, आपका एक स्थल भी है। तो क्या लिख सकते हैं, छतरपुर में स्थित धार्मिक कौमा ऐतिहासिक, ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब आप देखोगे कि यहां पर मंदिर है, बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, मंदिर है। अब मंदिर किसके हैं, हिंदू व जैन मंदिर है। यहां पर ब्रैकेट में एक बता दो, जैसे कंदरिया महादेव, ठीक है ना, कौमा लक्ष्मण मंदिर, कौमा दूल्हा देव, आदि। पूरी नहीं लिख सकते, आदि। क्लियर हुआ यहां तक ये पॉइंटों के बारे में। अब भाई एक पॉइंट और, इन मंदिरों की जो शैली है खजुराहो, बेसिकली यहां पर एक समारोह भी होता है। समारोह कौन सा, खजुराहो नृत्य समारोह, ठीक है ना। और विशेष करके क्या लिख सकते हो, पर्यटन क्षेत्र। क्लियर है? ये सब बातों को आप इसमें डाल सकते हो। इससे काम आपका बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहां पर आपको करा रहा हूं तो आप एज इट इज लिख दो, कुछ ना कुछ तो भूलोगे आप। मैं थोड़ा बड़ा इसलिए करा देता हूं कि कुछ भूलो तो बहुत कुछ ना कुछ पॉइंट आपके पास रहे। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कर्मा नृत्य। ये कल्चर से प्रश्न है। कर्मा नृत्य बहुत फेमस है, हम सब लोगों ने सुना है। आप देखिए कोई भी अगर नृत्य आता है ना, कोई भी नृत्य आता है तो उसके बारे में सबसे पहली बात तो, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र का है, जनजाति का है, तो हमको वो बताना रहता है ना, कि जनजाति का
मान लीजिए जैसे आपको मैं बताऊं ये जनजातीय नृत्य है, तो सबसे पहली बात जनजातीय नृत्य आपको बता दीजिए। फिर दूसरा क्षेत्र बता सकते हैं आप किस क्षेत्र में होता है। फिर अवसर बता सकते हैं कि किस अवसर पर होता है, ठीक है ना। अवसर के साथ ही साथ उसका कोई वाद्य यंत्र अगर आपको याद है तो वाद्य यंत्र भी आप लिख सकते हैं। और आपका उसका कोई महत्व होता है, ठीक है, तो महत्व लिख सकते हैं आप। बस ये कोई भी अगर नृत्य आता है जनजातीय नृत्य 1 2 3 4 ये 4-5 बातों को आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं बातों को आपको लिखना है। क्लियर हुआ। जैसे अब हम बात करें कर्मा नृत्य आ जाए, ठीक है ना, तो आपको मालूम है कि कर्मा नृत्य यह गौड़ जनजाति मुख्य रूप में गौड़ जनजाति है। इसके अलावा गौड़ की और भी सहायक जनजाति हैं, उनमें भी किया जाता है। तो यह गौड़ जनजाति का एक नृत्य है। क्लियर हुआ पहली बात, ठीक है ना। क्षेत्र अब चूंकि ऐसा मध्य प्रदेश में तो पूछा नहीं है, ओवरऑल पूछा है, तो आप देखोगे मध्य प्रदेश कौमा छत्तीसगढ़ कौमा झारखंड ये आदि राज्यों में होता है। अगर केवल मध्य प्रदेश में कर्मा होता तो हम मध्य प्रदेश के मंडला, ढिंडोरी, बालाघाट, शिवनी इन जिलों को भी लिख सकते थे, ठीक है ना। और आप देखोगे अवसर आपको मालूम है विजयदशमी से वर्षा ऋतु तक ऋतु में, ठीक है, ये किया जाता है। कर्मा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और इनका वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र मांदर, एक वाद्य यंत्र होता है मांदर, है ना, उस पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मालूम है कि इसकी कई सारी शैलियां हैं। बेसिकली आप देखोगे कि जो कर्मा नृत्य होता है उसकी 5 शैलियां होती हैं, है ना। एक झूमर कर्मा होता है, एक लहंगी कर्मा होता है, और आप देखोगे एक खमेटा कर्मा होता है ना, और एक लहकी कर्मा होता है। कई सारी शैलियां, अगर आपसे बन पाता है तो एक दो इसकी शैलियां लिख सकते हो आप। शैली इसकी जैसे आप देखोगे झूमर, है ना, कौमा लहंगी, कौमा लहकी आदि, है ना। विशेष में क्या है, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए, कर्म देवता को प्रसन्न हेतु, क्लियर, कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। तो आप इस रूप में क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। देखो एक काम और कर सकते हो, अगर आप जैसे मान लीजिए कि अन्य राज्यों के बारे में अगर आपको नहीं लिखना है ना, अन्य राज्यों के बारे में अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, हटा सकते हो आप। छत्तीसगढ़ को हटा दीजिए, झारखंड को हटा दीजिए। मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश के जिलों को भी लिख सकते हो, जैसे आप मंडला का उल्लेख कर सकते हो, ठीक है ना, शिवनी का उल्लेख कर सकते हो, ठीक है ना, बालाघाट का उल्लेख कर सकते हो, ठीक है, ढिंडोरी का उल्लेख कर सकते हो। इस रूप में भी लिख सकते हो। अगर आपको राज्य नहीं लिखना तो ये भी डाल सकते हो आप, इनको क्रॉस करके, तब भी आपका ठीक ठाक हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली हमको एमपी में ही बताना है, ठीक। पर ऐसा भी लिखोगे, इनको भी लिखोगे तो भी कोई भी गलत आपका नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आई होप ये कर्मा नृत्य आप क्या होंगे, आप समझे होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है लाडली बहना योजना। ये अभी हाल ही में आपको मैंने प्रीलिम्स में भी पढ़ाई थी। अब मान लीजिए कोई भी अगर योजना 3 मार्कर में आती है तो हमको कैसे लिखना है। देखो योजना लिखने का एक प्रारूप है। सबसे पहले आप बताइए प्रारंभ, कोई भी योजना कब प्रारंभ हुई। प्रारंभ होने के बाद ब्रैकेट में या क्या भारत सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की है तो पीछे लिख दीजिए आप, ठीक है ना। अगर मंत्रालय का आप वैसे अगर मंत्रालय का नाम याद होता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सरकार का नाम है। अगर केंद्र सरकार की है तो भारत सरकार लिख दीजिए, और मध्य प्रदेश सरकार की है तो मध्य प्रदेश सरकार लिख दीजिए। फिर उसका उद्देश्य, हर योजना का कुछ ना कुछ क्या होता है, आपका उद्देश्य होता है, उद्देश्य बता दीजिए। और आप देखोगे कुछ ना कुछ इसका प्रावधान होता है तो प्रावधान बता दीजिए। अगर 3 नंबर में आता है तो ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है, प्रारंभ, उद्देश्य, प्रावधान। अगर मान लीजिए कोई भी योजना 5 नंबर में आती तो हम क्या कर सकते थे, महत्व भी बता सकते थे और उसकी कमियां भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी अगर स्कीम आती 5 नंबर में, ये पॉइंट आपको लिख देना है ना। अब लेकिन यहाँ 3 मार्कर में
3 मार्कर में, तो 3 मार्कर में बात करेंगे। जैसे प्रारंभ आपको मालूम है कि प्रारंभ, ठीक, तो 5 मार्च 2023 किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, अंडरस्टूड है वो उतना, ठीक है ना। अब आपको मालूम है उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? महिला आर्थिक सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, क्लियर हुआ। उसके बाद प्रावधान, प्रावधान बता दो, प्रावधान क्या होंगे? 23 से 60 वर्ष की विवाहित कौमा विधवा कौमा तलाकशुदा महिला को, और भी है, महिला को 1000 रुपए की सहायता, 1000 रुपए प्रति माह, दिए जाएंगे। क्लियर है? तो इस रूप में आप क्या कर सकते हो? इसका उत्तर लिख सकते हो, इस रूप में इसका उत्तर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मार्कर की कुछ आपको मैंने आंसर राइटिंग करवाई कि 3 मार्कर को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, है ना। अब जैसे आज 3 मार्कर का हम लोगों ने कर लिया, अब जैसे हम कल आएंगे तो कल अपन किसमें? 5 मार्कर में बात करेंगे। 5 मार्कर के कुछ क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। ये 3 मार्कर आपको पसंद आए होंगे, आई होप आप इन पर और प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो लिखाया है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, पर मैं इतना बोल रहा हूं कि ये जो आदर्श उत्तर होता है उससे हमारा उत्तर क्या खाता है? मेल खाता है। मैंने भी अपनी कॉपी है वहां पर जाके देखी है, अगर आप इतना कंटेंट लिख देते हो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना आपको, है ना, पूरे नंबर वहां पर मिलते हैं। 2018 की मैंने अपनी कॉपी देखी, 17 की मैंने अपनी कॉपियां देखी है, तो उनमें इतने कंटेंट से आपको पर्याप्त नंबर मिल जाते हैं। आई होप इस वीडियो से आप सभी लाभान्वित ही होंगे, और अगले लेक्चर में हम 5 मार्कर और 11 मार्कर भी देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।